ओके गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो माय वे ऑफ टीचिंग ऑब्वियसली इस कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसकी हिस्ट्री ज़रूर बताती हूँ। अपने साथ अपनी कॉपी पेंसिल लाजमी रखें, चीज़ों के बुलेट नोट्स लेते जाएं अपने साथ साथ, ठीक है। नो मैटर अगर टीचर आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड कर भी रहा है, इवन इन दैट केस अपने बुलेट पॉइंट्स जस्ट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट आपने नोट करने हैं। बाकी आपको ये सारे नोट्स ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सेकेंड थिंग इज, आपने अपनी कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर को अंडरस्टैंड करने पर रखनी है, इंस्टेड कि आप चीज़ों को नोट डाउन करने में अपनी अपना माइंड वहां पे लगाएं। आपने क्या करना है कि लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एक्चुअली इज द इशू। थर्ड थिंग इज, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि ये टॉपिक हिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऑल्दो के अच्छा ऑल्दो के होता ये है बेसिकली, जो हमारे बाकी टॉपिक्स होते हैं उसमें थोड़ा पोर्शन हिस्ट्री का होता है, और जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारा किस चीज का होता है जी, कि अभी कंटेम्प्रेरी इशू क्या है। बट दिस इज द ओनली टॉपिक जिसमें आपका मेजर चंक हिस्ट्री का ही है। इसमें एनालिसिस कम है। ये एक वाहिद टॉपिक है आपका करंट अफेयर का जिसमें आपका एनालिसिस कम है लेकिन आपकी हिस्ट्री ज्यादा है। तो दिस इज माय गारंटी, क्लास के एंड होने पे आपको ये टॉपिक एटलीस्ट इसकी समझ बूझ जरूर हो जाएगी, अगर आप चीज़ों के सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लेते जा रहे हैं। और अपनी 100% अटेंशन यहीं रखें, अपने तमाम सोशल मीडिया गैजेट्स को साइड पे कर दें। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे किस तरह से आ सकता है? अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख रही क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार लेक्चर को डिलीवर करते वक्त आपके मैसेजेस को देखना। सो आई ऑब्वियसली ओपन योर चैट बॉक्स इन द एंड, राइट? सो प्लीज अवॉइड टेक्सटिंग अगेन एंड अगेन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आ सकता है। इस टॉपिक पे आपके पास क्वेश्चन दो ही तरह से आ सकता है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, एक सेकंड जी, मुझे इसको थोड़ा जूम कर लेने दें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताएं इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस का और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। अब आप कहेंगे कि मिस ये क्यों नहीं क्वेश्चन आ सकता कि पाकिस्तान की उस पर क्या इम्पैक्ट है। इस टॉपिक में ये वाहिद टॉपिक है जिसमें पाकिस्तान के इम्पैक्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। बाकी में अपने हर टॉपिक में, अगर हम चाइना यूएस उनकी टेक वॉर कर रहे हैं, उनकी ट्रेड वॉर कर रहे हैं, अगर हम यूएस इंडिया अलायंसेस कर रहे हैं, उसमें हम ये जरूर देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बट दिस इज द ओनली टॉपिक जिसमें हम पर्टिकुलरली हिस्ट्री पे अपना फोकस रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर प्रपोज सोल्यूशंस ऑफ इजराइल पैलेस्टीन इशू। इस डॉक्यूमेंट में और इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको जितने इश्यूज बताए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने इशू, इतने सोल्यूशंस जो हैं वो इस आपको इशू के कहीं और मिलेंगे। आप इंट्रोडक्शन को किसी भी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, एनी कोटेशन ऑफ योर चॉइस। उसके बाद आप थोड़ा सा किस तरह से टॉपिक को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, वो आप जस्ट इसको रीड आउट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आप अपने जहां पे भी इसको नोट डाउन कर ले हैं, एक रफ सा ये वाला मैप बनाएं अभी, राइट नाउ। रफ आपने जस्ट मैप बनाना है। प्लीज सुफियान, डोंट डू दिस। जस्ट आप एक रफ मैप बनाएंगे जिसमें आपने एक बाउंड्री बनानी है बेसिकली ये वाली इजराइल की, राइट। और आपने एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी है, वेस्ट बैंक। सेकंड जो है यहाँ पे इसी, सुफियान प्लीज डोंट डू दिस, आई रेटिरेट, डोंट डू दिस अदरवाइज आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। अच्छा, दूसरी बात ये कि वेस्ट बैंक में ही एक छोटा सा सिटी है जेरूसलम, आपने ये बनाना है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग, आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, गाजा स्ट्रिप। जस्ट आपने यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग रफ अपने मैप ड्रॉ करें, रफ स्केच बनाएं, दैट्स इट। अब आप इस स्टोरी को प्लीज अंडरस्टैंड कर लें, स्टोरी को समझिएगा, इंस्टेड ऑफ चीजों को नोट डाउन करने पे अपना टाइम वेस्ट करें आप। और अगर कुछ नोट डाउन करना है तो उसको बुलेट्स की फॉर्म में आप नोट डाउन कर सकते हैं। 100% अटेंशन के साथ स्टोरी को अंडरस्टैंड करें कि इशू बेसिकली इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी बोन ऑफ कंटेंशन रिलीजन किस तरह से है, मजहब किस तरह से बोन ऑफ कंटेंशन है इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि आज तक ऑन गोइंग है। अपने इस कहानी को समझिएगा। बेसिकली यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, वेयर इज माय पेन जी, ये जो छोटा सा सिटी है जेरूसलम,
ठीक है? ये जो छोटा-सा सिटी है जेरूसलम, यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो हियर इज़ ईस्ट जेरूसलम और जो दूसरी साइड है आपकी दैट इज़ बेसिकली योर वेस्ट जेरूसलम, राइट? सो हमने यहाँ पे ये देखना है कि मज़हब किस तरह से बोन ऑफ कंटेंशन है इज़राइल और पैलेस्टीन के इश्यू में। हमें बैक जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि इश्यू स्टार्ट कैसे हुआ था। ये जो सिटी है जेरूसलम, यहाँ पे बेसिकली 3 होली प्लेसेस हैं। आई रिपीट, जेरूसलम में बेसिकली 3 होली प्लेसेस हैं और यहाँ पे 3 तरह के मज़ाहिब जो हैं, 3 तरह के जो मज़हब हैं, रिलिजन्स हैं, वो प्रैक्टिस हो रहे हैं। वन क्रिश्चियनिटी, अदर बेसिकली जुडाइज़्म एंड द थर्ड इज़ मुस्लिम्स। 3 जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे रिलिजन प्रैक्टिस हो रहे हैं। एक इस्लाम, एक जुडाइज़्म, एक यानी कि आपका क्रिश्चियनिटी। ठीक? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? अच्छा, आगे जो है वो हम देखते हैं बेसिकली इसी छोटे से शहर में आपके पास एक तो है टेम्पल माउंट, एक है यहाँ पे मस्जिद अक्सा और एक है डोम ऑफ रॉक। ये हर चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएगी, इसलिए जस्ट अपना फ़ोकस समझने पे रखें। आपने ऑलरेडी भी बहुत जगहों से ये पढ़ा हुआ होगा टॉपिक लेकिन आपको अभी तक नहीं आता। सो यहाँ पे अपना फ़ोकस सिर्फ़ समझने पे रखें। ये जो एक छोटा-सा सिटी है, एक स्मॉल सिटी है, इसमें 3 हॉली प्लेसेस हैं। एक है यहाँ पे टेम्पल माउंट, एक है यहाँ पे मस्जिद अक्सा, अल अक्सा मॉस्क और थर्ड है यहाँ पे डोम ऑफ रॉक, राइट? ओके, परफेक्ट। अच्छा, सो बेसिकली 1046 ये आपको हर चीज़ मिल जाएगी। 1046 बीसी में जो जेरूसलम है, ठीक है? ये बेसिकली जो छोटा-सा शहर है जेरूसलम, यहाँ पे ज्यूज़ ने एक अपना किंगडम बनाया था। दैट किंगडम इज़ नोन एज़ किंगडम ऑफ सैलमन। तो यहाँ से बेसिकली इनकी लड़ाई स्टार्ट होती है, कैसे कि 1046 में जो ज्यूज़ हैं यहाँ पे जेरूसलम में, इन्होंने अपना एक किंगडम बनाया, किंगडम ऑफ सैलमन और इन्होंने अपना रिलिजन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया जेरूसलम में और एक टेम्पल बनाया दैट इज नोन एज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ ज्यूज जिसका क्या नाम है टेम्पल माउंट सिंपल। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 586 बीसी में यहाँ पे यानी कि यही जेरूसलम की बात हो रही है। यहाँ पे आपको पता चलता है क्या कहा हुआ है जी आपने? ओके, परफेक्ट, ठीक है। अभी तक मैंने आपसे कहा है कि प्लीज टॉपिक को कंप्लीट होने दें, उसके बाद क्वेश्चंस करिएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करें। 1046 में बेसिकली जेरूसलम में ज्यूज आए और इन्होंने अपना एक किंगडम बनाया। उस किंगडम का नाम है किंगडम ऑफ सोलोमन और यहाँ पे उन्होंने अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया जेरूसलम में। अपना फर्स्ट टेम्पल बनाया, उस टेम्पल का नाम है टेम्पल माउंट। थोड़े से टाइम के बाद हमें नजर आता है कि यहाँ पे बेबीलोनियंस आ गए। बेबीलोनियंस ने क्या किया जी, उन्होंने ज्यूज के टेम्पल को डिथ्रोन कर दिया। जो उन्होंने अपना टेम्पल बनाया था उसको डिथ्रोन कर दिया और यहाँ पे बेबीलोनियंस को डिथ्रोन कर दिया पर्शियंस ने। थोड़े टाइम के बाद वहां पे पर्शियंस आ गए। पर्शियंस ने कहा जी उसको कि आप अपना टेम्पल वापस बना लें, तो उसको कहा गया जी सेकंड टेम्पल। देन जो है यहाँ पे रोमन्स आ गए। इसी जेरूसलम की बात हो रही है, यहाँ पे रोमन्स आ गए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया पर्शियंस को और जो सेकंड टेम्पल बनाया गया था उसको भी डिथ्रोन कर दिया। ठीक, सो बेसिकली जब उसको भी डिथ्रोन कर दिया गया थोड़े टाइम के बाद वहां पे रोमन्स आ गए। रोमन्स ने जो है वो अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है, जो 4 दीवारी है उसमें से सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है, दैट इज नोन एज द वेस्टर्न वॉल। ईच एंड एवरीथिंग इज, गिव मी अ सेकंड टू इरेज इट, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड, यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। ठीक है, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। अच्छा, आगे देखें जी। मैं स्लो इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि हमें टॉपिक कंप्लीट करना है और जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको हर चीज़ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी कि अगर उनको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो वहां से भी वो उसको ऑब्वियसली वापस से सुन सकते हैं। ठीक, चले मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कहानी को, आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली इशू स्टार्ट कैसे हुआ था। मैंने कहा कि 1046 बीसी में जेरूसलम में यहाँ पे ज्यूज आए और ज्यूज जब आए तो उन्होंने किंगडम ऑफ सलमन अपना बनाया, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, अपना फर्स्ट टेम्पल बनाया जिस टेम्पल का नाम था टेम्पल माउंट। थोड़े टाइम के बाद 586
बीसी में बेबीलोनियंस आ गए, उन्होंने जो ज्यूस का टेम्पल था उसको डीथ्रोन कर दिया, ठीक। एंड देन थोड़े टाइम के बाद अगेन पर्शियंस आ गए। पर्शियंस बेसिकली पर्शियंस ने रिप्लेस कर दिया किसको? बेबीलोनियंस को। और उन्होंने इजाजत दे दी कि अच्छा जी ज्यूज को आप अपना बनाएं टेम्पल, और ज्यूज ने अपना एक सेकंड टेम्पल बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? सेकंड टेम्पल। देन पर्शियंस को रिप्लेस कर दिया किसने? रोमन्स ने। रोमन्स आ गए वहां पे, और रोमन्स ने सेकंड टेम्पल को अगेन डीथ्रोन कर दिया। और अब वहां पे वो जो टेम्पल था बेसिकली उसकी 4 दीवार में से सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, जिस दीवार को आप क्या कहते हैं? वेस्टर्न वॉल कहते हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। मैं आपके सामने ना हिस्ट्री जो लिखी हुई है इस वजह से अभी फर्स्ट नहीं मेंशन करी, आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे और फोकस नहीं करेंगे कहानी को अंडरस्टैंड करने में, ठीक। जब आपको हर चीज मिल जाएगी ना तो आप जस्ट एक दफा उसको रीड करेंगे, आपको स्टोरी टोटली समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहां तक किसी को कोई इशू? आई टोल्ड यू कि आपको हर चीज मेंशन हुई हुई मिल जाएगी, तो नहीं करें इंटरप्ट ना। अब आप पूछ रहे हैं कि इस लफ्ज का मतलब क्या होता है, इस वोकैबुलरी का मतलब क्या है, डिक्शनरी खोल लें। अच्छा, आगे देखें। बेसिकली इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे ज्यूज में हजरत ईसा की बर्थ होती है। हजरत ईसा पैदा होते हैं, वो यहाँ पे ग्रोन अप होते हैं और वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं इसी जेरूसलम में, इसी एरिया में, ठीक है। और उनका रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी था। यहाँ पे आपको एक मेजर क्लैश नजर आता है दो रिलीजन्स के दरमियान, क्रिश्चियनिटी एंड बेसिकली जुदाइज्म, ठीक। देखिए, देयर इज दैट इज वेरी सिंपल। जी, बहुत सिंपल सी बात है कि इसी टाइम पीरियड में जब रोमन्स आए, ठीक है, और उन्होंने पर्शियंस को रिप्लेस किया, इसी टाइम पीरियड में हजरत ईसा की बर्थ होती है, जीसस क्राइस्ट जिन्हें आप कहते हैं। उन्होंने अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया इस जगह पे, और उनका रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी था। एक आपको मेजर क्लैश नजर आया दो रिलीजन के दरमियान, जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी। और बेसिकली यही कहा जाता है कि हजरत ईसा की जो परसिक्यूशन है वो बेसिकली ज्यूज ने करी है, ठीक। और जो फॉलोअर्स थे हजरत ईसा के, उन्होंने यहाँ पे बना दिया चर्च ऑफ स्पेल्चर। इसका नेम यहाँ पे मेंशन है, चर्च ऑफ स्पेल्चर। सो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया? चर्च ऑफ स्पेल्चर। तो आपको एक दूसरा रिलीजन भी नजर आया, दैट इज बेसिकली क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे जेरूसलम में। एनी इशू? अब रहेगी थर्ड रिलीजन की बात। सो थोड़े टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने डिफीट किया रोमन्स को। हमने देखा, सॉरी हमने देखा बेसिकली कि पर्शियंस जो हैं वो आते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं रोमन्स। रोमन्स को कौन रिप्लेस करता है? मुस्लिम। किसके दौरे खिलाफत में? हजरत उमर के दौरे खिलाफत में। हर चीज लिखी हुई है, परेशान नहीं हो, ठीक है। हजरत उमर के टाइम पीरियड पे मुस्लिम जो हैं वो मस्जिद अक्सा को यहाँ पे बेसिकली फतह करते हैं और रोमन्स को डिफीट कर देते हैं, रोमन्स को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। और आपको इसी जगह पे एक थर्ड रिलीजन नजर आता है, इस्लाम। मस्जिद अक्सा की यहाँ पे बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने आपको बताया कि जेरूसलम में 3 हॉली प्लेसेस हैं। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे 3 हॉली प्लेसेस हैं। एक टेम्पल माउंट, हमने सबसे पहले देखा कि जेरूसलम में सबसे पहले जो ज्यूज आए तो उन्होंने अपना किंगडम ऑफ सेलेमन बनाया था, ठीक है। और किंगडम ऑफ सेलेमन के बाद उन्होंने जब अपनी इबादत करना स्टार्ट किया, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो टेम्पल माउंट बनाया, नंबर एक। नंबर दो, हमने देखा कि टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर दूर बेसिकली चर्च ऑफ स्पेल्चर है, जो हजरत ईसा के, जब हजरत ईसा की बर्थ होती है उसके बाद जब उनकी प्रोसिक्यूशन हो जाती है तो उनके फॉलोअर्स जो हैं बेसिकली क्या बनाते हैं? चर्च ऑफ स्पेल्चर, जहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड थिंग, हमने देखा कि रोमन्स को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, कौन? मुस्लिम्स, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, और मस्जिद अक्सा को फतह करते हैं। मस्जिद अक्सा की ये इंपॉर्टेंस है जेरूसलम में। अच्छा, मस्जिद अक्सा की और क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा वाकया मिराज का। ये कहा जाता है कि हॉली प्रॉफिट ने यहाँ से जो है वो अपना मिराज का सफर स्टार्ट किया था मस्जिद अक्सा से। और यहाँ पे एक बेसिकली एक पत्थर पड़ा हुआ था, ठीक है।
वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे और उसको जो है वो अब कहा जाता है, मुस्लिम्स ने उस जगह को क्या बना दिया, डोम ऑफ रॉक। क्या बना दिया? डोम ऑफ रॉक। सो जस्ट आप फॉर द टाइम पीरियड 3 चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लें। क्या? इससे ज़्यादा जो है वो आपको कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जेरूसलम एक छोटा-सा शहर है, ठीक है? और इसमें 3 हॉली प्लेसेस हैं। एक टेंपल माउंट जो सबसे पहले ज्यूज़ ने आकर बनाई थी, अपना रिलिजन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक? टेंपल माउंट से 2 किलोमीटर दूर जो है वो आपको चर्च ऑफ स्पेल्चर मिलता है, जो कि क्रिश्चियंस जहाँ पे अपनी उनकी हॉली, उनकी सेक्रेड प्लेस है। उसके बाद हज़रत उमर के टाइम पीरियड में मस्जिद अक्सा को फ़तह किया गया और उसके पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, जहाँ पे हॉली प्रॉफिट ने अपने कदम मुबारक रख के मेराज का सफ़र का आगाज़ किया था और जब उमय्यद डायनेस्टी आती है, तो उन्होंने उसको जो है वो डोम ऑफ रॉक बना दिया। सो ये बेसिकली 3 हॉली जो है वो प्लेसेस हैं, सेक्रेड प्लेसेस हैं जेरूसलम में, यहाँ पे 3 रिलीजन प्रैक्टिस हो रहे हैं। ये इसकी हिस्ट्री थी बेसिकली कि मज़हब किस तरह से एक इश्यू बनता है, क्लैश यहाँ पे इज़राइल पैलेस्टीन के इश्यू में, आगे जाके हम वो देखते हैं डिटेल से भी। यहाँ तक किसी का कोई इश्यू है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन, यू जस्ट नीड टू गिव इट अ रीड। आपने सिर्फ़ एक दफ़ा इसको रीड करना है। ये सारी कहानी आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगी। कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, आगे देखें। हम अब टाइमलाइन देखेंगे कि पैलेस्टीन इज़राइल की जो वॉर है बेसिकली। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब हम बेसिकली देखेंगे कि इज़राइल पैलेस्टीन की जो वॉर है, इसकी टाइमलाइन है क्या? कैसे वॉर स्टार्ट होती है? हुआ क्या था? ये तो हमने देखा ना कि यहाँ पे बेसिकली आपने अच्छा पेपर में ये मैप लाज़मी बनाना है। बेशक रफ स्केच बनाएँ और आप एग्ज़ामिनर को शो करेंगे कि हियर इज़ बेसिकली गाज़ा स्ट्रिप। क्यों इम्पोर्टेंट है? आगे जाके अभी मैं बताऊँगी कि हमास ने अटैक किया है रिसेंटली जो है इज़राइल पे, इसी गाज़ा स्ट्रिप से, ठीक? तो आपको ये रफ मैप बनाना आपके लिए फ़र्ज़ है पेपर में। मैप के बगैर नहीं गुज़ारा। दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई है, पेपर को किसी भी आप जो अपना इंट्रोडक्शन है कोटेशन से कर सकते हैं। आप किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखेंगे ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है? उसको जस्ट गिव इट अ रीड। एग्जाम में दिस हिस्ट्री इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो आपको नोट्स में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वहां पे ये चीज आपको ऑलरेडी उसके आगे ब्रैकेट में लिखी हुई होगी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पेपर में इसकी जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपके पास लेट से आता भी है ना कि एक्सप्लेन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस, आपको ये हिस्ट्री वहां पे बताने की जरूरत नहीं, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी जो कहानी मैंने आपको बताई है। हाँ, आप ये जरूर मेंशन कर सकते हैं, वेयर इज माई पेंसिल। ये ज़रूर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि जेरूसलम में बेसिकली 3 हॉली प्लेसेस हैं। आप उन 3 हॉली प्लेसेस के नेम बताएँ, टेंपल माउंट, मस्जिद अक्सा, डोम ऑफ रॉक एंड टेंपल माउंट से 2 किलोमीटर आगे जो है वो चर्च ऑफ स्पेल्चर है क्रिश्चियंस का। बस इतनी बात आप बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जी 3 रिलिजन्स यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपके जो हैंडआउट्स हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये जस्ट आपकी अपनी रीडिंग के लिए, आप आपकी अपनी समझ के लिए, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों का आगे जाके सीएसएस क्लियर होता है, तो आपको ऑब्वियसली अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, हैंडआउट्स आपके पास होंगे, आप जस्ट एक रीड करेंगे, आपको चीज़ें खुद ब खुद रिकॉल हो जाएँगी। आगे जाके देखते हैं जी हम। अब हम देखेंगे कि आगे जाके हम देखेंगे कि बेसिकली जो टाइमलाइन है इज़राइल पैलेस्टीन की वॉर की, इसका इश्यू है क्या? अब आपने इस कहानी को भी गौर से समझना है। प्लीज़ गिव मी जस्ट अ सेकंड टू हैव सम वाटर। अच्छा जी, आई होप द स्क्रीन इज़ विज़िबल एंड क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे ये इश्यू कैसे स्टार्ट होता है। अब आपने गौर से बात को समझना है, यहाँ से कहानी थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कैसे? बेसिकली अ, जो ज्यूज़ हैं, ये जब आप हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे बेसिकली 3 रिलिजन्स का क्लैश आ जाता है और क्रिश्चियन जो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं वो अपना रिलिजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुस्लिम जो हैं
वो आ गए हैं, उन्होंने रोमन्स को जो बेसिकली रिप्लेस कर दिया है, और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, और फिर हमने जो है वो देखा कि ज्यूज ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट थे, सबसे पहले ज्यूज यहाँ पर आए थे। तो इस सारे क्लैश में बेसिकली ज्यूज जो हैं इन्होंने वो जाना स्टार्ट कर, आप सब लोगों के पास ना, सॉरी मैं आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में बताना भूल गई, सब लोगों के पास 3 तरह के मैप्स होने चाहिए। एक ग्लोब होता है जो कि आपके टेबल, आपके ऑफिस जो होते हैं उसके टेबल पे होता है, वो रख लें अपने पास। अगर वो नहीं रख सकते तो कोई इशू नहीं है, एक बड़ा मैप अपने रूम में लगाया हुआ है तो भी ठीक है। अच्छा, किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, तो कोई मसले की बात नहीं है। सबके पास जो है वो अपनी इंटरनेट है, इंटरनेट से आप वर्ल्ड मैप को कंसल्ट कर लें। तो बेसिकली जब यहाँ पे इन 3 रिलीजन्स का यहाँ पे मजहब का क्लैश आना स्टार्ट हो गया, तो ज्यूज की ना हमें परसिक्यूशन नजर आती है। ज्यूज को जो है वो मुस्लिम्स ने और जो साथ में क्रिश्चियंस हैं इन्होंने यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ज्यूज हमें मूव करते हुए नजर आते हैं किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक। वेस्ट की तरफ ये जाना स्टार्ट हो गए। सो यहाँ से बेसिकली असल कहानी आपकी स्टार्ट होती है। बहुत मजे की कहानी है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन अपनी रखनी है, चीजें क्लास में ही याद होंगी, दैट इज माई गारंटी। सबसे पहले बेसिकली जब ये ज्यूज हैं इन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली आपके यूरोप की तरफ, ठीक। यहाँ पे काफी सारे ज्यूज जो है ना वो अपनी जो हॉली प्लेसेस है उसको छोड़ के, यानी कि जेरूसलम, ज्यूज भी अपना हॉली प्लेस किसको मानते हैं, जेरूसलम को। मुस्लिम्स ऑल्सो वो भी अपने हॉली प्लेस जेरूसलम को मानते हैं, क्योंकि वहां पे मस्जिद अक्सा है, डोम ऑफ रॉक है। क्रिश्चियंस वो भी मानते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे उनका चर्च ऑफ स्पेल्चर है। तो ज्यूज जो है वो जब यूरोप की तरफ मूव कर गए, बहुत सारे ज्यूज यहाँ पर आ गए। एक पर्सन है, इसका नेम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, वेयर इज माय पेंसिल, हाँ जी, इसका नेम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, थियोडोर हर्जल। इसने एक जायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की 1896 में। एक पम्फलेट में जिसका नेम था स्टेट ऑफ द ज्यूज, इसने मेंशन किया कि जो ज्यूज हैं उनको अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरफ वापस जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, ज्यूज माइग्रेट करके यूरोप की तरफ आ गए थे, इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे थे इनके इस जेरूसलम में, तो ये लोग माइग्रेट करके आ गए कहाँ पे, यूरोप में। 1896 में एक पर्सन है थियोडर हर्जल, इसको ख्याल आता है कि क्यों हम अपनी टेरिटरी से हम यहाँ पे क्यों माइग्रेट करके आए हुए हैं और हम इमिग्रेंट्स के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसने एक मूवमेंट स्टार्ट की, उस मूवमेंट का नाम है, ऑलरेडी मेंशन हुआ हुआ है, आपको नजर भी आ रहा होगा रेड से, मॉडर्न जायनिस्ट मूवमेंट। लिखने की तरफ जोर नहीं दें, समझें कहानी को, ठीक है। उसने मॉडर्न जायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की और इसने कहा कि हमें जो है वो अपनी टेरिटरी की तरफ वापस जाना चाहिए, हमें वहां पे जाके अपनी सेटलमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना हमारी अपनी प्लेस है और हमारा अपना सिटी है, हमारी अपनी स्टेट है, और हमें वापस जाके अपनी स्टेट को बनाना चाहिए। अच्छा, ये वही वाला टाइम पीरियड था जब बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। अब गौर से बात समझे इसको, आप सिर्फ समझें, वर्ल्ड वॉर 1 के से पहले ये वाली जो टेरिटरी थी, गिव मी अ सेकेंड, ये बेसिकली जो टेरिटरी ये सारी ऑटोमन एम्पायर की थी, ठीक है। ये सारी टेरिटरी ऑटोमन एम्पायर की थी, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात हो रही है। अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में बेसिकली 2 पार्ट्स थी। ये जस्ट आपकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस टॉपिक से, आई जस्ट वांट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 2 पार्ट्स थी, एक थी इंपीरियल स्टेट और दूसरी थी नेशन स्टेट। एक थी इंपीरियल स्टेट, दूसरी थी नेशन स्टेट। जो इंपीरियल स्टेट थी इसमें ऑटोमन एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर्स थे। और नेशन स्टेट जो दूसरी साइड पे थी उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए था, ठीक। अब हुआ क्या, हुआ ये, मैंने आपको क्या बताया है कि बेसिकली, अच्छा जैसे ही मीटिंग एंड हो आप इसी लिंक से वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे वापस कहने की जरूरत नहीं पड़े, इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे और वापस ज्वाइन कर लेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले मैंने आपको बताया कि ऑटोमन एम्पायर के पास ये सारी टेरिटरी थी, इजराइल पैलेस्टीन वाली, ठीक। सो जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो ऑटोमन एम्पायर बेसिकली इनको शिकस्त हो गई, ये जो इंपीरियल स्टेट्स थी इन सबको शिकस्त हो गई और नेशन स्टेट्स जीत गई। अब वो जो आपकी इंपीरियल स्टेट्स थी, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी, इनकी बड़ी बड़ी जो जो इनकी बड़ी बड़ी रियासतें, इनकी जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी उनको तोड़कर छोटी छोटी आपके पास रियासतें बना दिया गया। और ये जो आपके पास
इज़राइल जो टेरिटरी है, ये वाली सारी टेरिटरी है, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, ये सारी टेरिटरी जो है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर हार गए थे, ठीक है? उनको शिकस्त हो गई, तो ये टेरिटरी ऑफ़िशियली ऑफ़िशियली किसके पास चली गई जी? आपके पास ब्रिटेन के पास। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अच्छा, देन फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 में एक आप बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन करते हैं 1917 में, जो कि आपका आर्थर बेल्फोर ब्रिटेन का बेसिकली एक फॉरेन मिनिस्टर था। ये एक सीक्रेट बेसिकली एग्रीमेंट होता है। सीक्रेट एग्रीमेंट होता है जो कि ज्यूज़ के साथ किया जाता है। ब्रिटिश की गवर्नमेंट करती है, ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर करते हैं ज्यूज़ के साथ कि वो जो आपकी डिमांड है, ये जो आपने बेसिकली मूवमेंट ये बेसिकली आपने मूवमेंट स्टार्ट की थी मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट कि हमें हमारी टेरिटरी में वापस भेजा जाए, तो बेसिकली ये जो फॉरेन मिनिस्टर था आर्थर बेल्फोर, इसने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया ज्यूज़ के साथ कि मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि हम बेसिकली जो ब्रिटेन है वो रीलोकेट करेंगे ज्यूज़ को उनकी असल टेरिटरी में। यहाँ तक किसी का कोई इश्यू? ओके। अच्छा, सो बेसिकली बेल्फोर डिक्लेरेशन जस्ट एक सीक्रेट एग्रीमेंट है जो कि ब्रिटेन ने किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जंग जीत गया था और ब्रिटेन के पास बेसिकली ये सारी टेरिटरी आ गई थी। तो अब आप कहेंगे कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि जी वो ज्यूज़ के साथ एग्रीमेंट करें? ज्यूज़ जो हैं वो ब्रिटेन की इकोनॉमी का, ब्रिटेन की जो बेसिकली जो ब्रिटेन का कॉर्पोरेट सेक्टर है, ब्रिटेन का बिज़नेस है, उनकी इकोनॉमी में एक मेजर होल्ड रखते हैं, एक मेजर शेयर रखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले से माइग्रेट होके वहाँ आए हुए थे। कहानी याद है ना आप लोगों को? मैंने बताया कि जब इतने सारे रिलिजन का क्लैश आ गया, तो ज्यूज़ माइग्रेट करके यूरोप आए थे। और चूँकि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो नेशन स्टेट जिसमें ब्रिटेन भी था वो जीत गए और ऑफ़िशियली जो है वो ये पूरी पैलेस्टीन की जो इज़राइल की जो टेरिटरी है ये वाली ये सारी टेरिटरी दे दी गई थी किसको? ब्रिटेन को। सो दैट इज़ व्हाई जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया कि मैं वादा करता हूँ आप लोगों से आपको आपकी टेरिटरी कौन-सी आपकी टेरिटरी अभी? ये वाली। हम आपको यहाँ पे वापस रिलोकेट करेंगे और इन्होंने अपनी प्रॉमिस को पूरा भी किया था। अच्छा, आगे देखते हैं जी। सो ओके। अच्छा जी, आगे देखें कि बेसिकली क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश मैंडेट बाय लीग ऑफ नेशंस। आप सब लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो बेसिकली लीग ऑफ नेशंस बनती है, लीग ऑफ नेशंस की एक मीटिंग के दौरान ब्रिटिश मैंडेट जो है वो साइन किया गया 1948 में। 1948 तक जो कि रहा ब्रिटिश मैंडेट वो था क्या? इसमें ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि बेसिकली वो जो आपकी टेरिटरी है इज़राइल वाली, अब ये टेरिटरी ऑटोमन एम्पायर से ऑफिशियल तौर पे दे दी जाती है ब्रिटेन को। ब्रिटेन जो है वो इसको इसका होल्ड रखता है। ठीक? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अच्छा, आपने कहा कि मैं इसे क्यों नहीं कह रही, अपने कैमराज़ काइंडली ऑफ कर लें। किसका कैमरा ये ऑन है? प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ करें और बाकी लोगों को इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इसको कौन-सी टेरिटरी का नाम देंगे और कौन-सी टेरिटरी का नाम नहीं देंगे। जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट से ही ज्यूज़ यहाँ पे रह रहे थे। ये वाली जो टे यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे इज़राइल है, गाज़ा स्ट्रिप में जो बेसिकली यहाँ पे अगेन इज़राइलीज़ भी हैं और पैलेस्टीनियंस भी हैं, ठीक? अच्छा, आगे देखें, हमने देखा सबसे पहले कि थियोडोर हर्ज़ल ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। इसका पर्पज़ ये था कि हमें हमारी जो ओरिजिनल टेरिटरी है उसमें वापस भेजा जाए और हम क्यों इमिग्रेंट्स की तरह किसी और कंट्री में जाके रहें। तो उसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर 1 होती है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन जीत जाता है और जब ब्रिटेन जीत जाता है, तो ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आर्थर बेल्फोर, ये एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं ज्यूज़ के साथ। और वो एग्रीमेंट क्या होता है कि हम आपको आपकी टेरिटरी में रिलोकेट करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश मैंडेट जो है वो आता है। लीग ऑफ नेशंस की एक मीटिंग में ये मैंडेट साइन किया जाता है जिसमें ये बात करी जाती है कि जी ऑफिशियली अब जो ये टेरिटरी है ऑटोमन एम्पायर से दे दी गई है ब्रिटेन को। अब यहाँ पे
एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीज आपको ना बॉक्स में नजर आए नोट्स में, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस वजह से जब भी आप अपने नोट्स भी बना रहे होते हैं, जो नोट्स यानी कि आप हैंड रिटन नोट भी बना रहे हो और आप किसी भी टीचर को लेक्चर वगैरह ले रहे हो, उसमें भी कोशिश करें कि जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो ना उसको बीच में मत डाल दिया करें। या तो आपके पास चिप पैड्स होने चाहिए, उससे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऊपर पेस्ट कर लें, या साइड पे अपनी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको पेस्ट करें कि ये मेरे कॉन्सेप्ट के लिए है, ये इस टॉपिक के अंदर नहीं आनी बात। ठीक। सो यहाँ पे बेसिकली देन क्या हुआ? देन हमारे पास ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है इजराइल को एक 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 लेजिटिमेट स्टेट। वो कैसे? अब आपने गौर से बात सुनिए, ये टेक्निकल पॉइंट है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था? 1939 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑनवर्ड 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, राइट? अगर आप लोगों को याद है, जिन भी लोगों ने मेरे से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है तो उनको तो ये कॉन्सेप्ट पता होगा, या नहीं भी पढ़ी तो कोई इशू की बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। देखें, वर्ल्ड वॉर टू में जी, बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू में हॉलोकॉस्ट जो था वो ज्यूज का स्टार्ट हो गया था। इतना तो सब लोगों को पता है, अंडरस्टूड बात है, हिटलर ने कर दिया था। ठीक है। अब उसकी क्या रीजंस थी वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ इस बात को समझें कि वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने परसिक्यूशन स्टार्ट कर दी थी, हॉलोकॉस्ट स्टार्ट कर दिया था ज्यूज का। अब आप ज्यूज के मसलों को समझें जरा। ज्यूज पहले तो यहाँ पर यूरोप में आए। जब यूरोप में आए तो थियोडर हर्जल ने जो था वो कहा कि नहीं, हमें अपनी टेरिटरी में वापस जाना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो बेसिकली ब्रिटेन है, इन्होंने वादा किया ज्यूज से, हम आपको आपकी टेरिटरी में भेजेंगे। ठीक है। उस टाइम तक उनकी टेरिटरी में ज्यादातर कौन रह रहे थे? मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पीरियड पे ज्यादा, यानी कि मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, पैलेस्टीनियंस की थी, और साथ में क्रिश्चियंस की थोड़ी मेजोरिटी थी, ज्यादा बेसिकली मुस्लिम्स की थी, पैलेस्टीनियंस की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? फिर हमने देखा कि इसी टाइम पीरियड में हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई ना, तो लोग जो बेसिकली पर्टिकुलरली ज्यूज जान बचाकर आए किस तरफ? कहाँ जाना था उन्होंने? यहीं पे आना था, जेरूसलम में। ठीक। वर्ल्ड वॉर टू हुई तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लैक्स में ज्यूज माइग्रेट होके वापस से यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है। इतने ज्यादा ज्यूज आ गए कि वो एक ट्रबल कॉज कर रहे थे मुस्लिम्स के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए। ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? तो मैंने यहाँ पे जस्ट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे देख के परेशानी हो ना, पेपर में हर चीज नहीं ऐड करनी होती, इसलिए मैंने जो इस अपने नोट्स का या जो आपके हैंडआउट्स हैं इनका फ्रेमवर्क इसी तरह से बनाया कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको बॉक्स की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है। और उसके आगे मेंशन होगा कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं मेंशन तो दिस इज अंडरस्टूड कि जो भी कलर्ड फॉर्म में, बॉक्स की फॉर्म में है, वो आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए है। अगेन, जैसे ही मीटिंग एंड हो, वापस इसी लिंक पे आप क्लिक करें और क्लास को ज्वाइन करें। अच्छा, आगे जाके हम देखते हैं कि जी जब वर्ल्ड वॉर टू हो रही है, सारे जूस उठ के आ गए जी यहाँ पे वापस से जेरूसलम में, क्योंकि उनको अपनी जान बचाने का खतरा था। मेरा आपसे सवाल है यहाँ पे एक, आज बल्कि आज की क्या, मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बेसिकली क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं चल रहा आज? अफगानिस्तान में जितने भी इश्यूज हैं, या अगर आज वहां पे वॉर होती है, वहां से उठ के जो बेसिकली अफगानिस्तान के जो सिटीजन है वो पाकिस्तान की तरफ मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ, ज्यूज अपनी जान बचाने की खातिर यूरोप से कहाँ पे आ गए जी? वापस अपनी टेरिटरी में आना स्टार्ट हो गए। और बहुत सारे ज्यूज है, थोड़ी तादाद में भी नहीं, एक सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर में हमें ज्यूज नजर आते हैं यहाँ पे। ठीक। अच्छा, सो चूंकि जब इतने ज्यादा ज्यूज यहाँ पर आ गए, कहाँ पे? ये जो पैलेस्टीनियन और बेसिकली इसराइल और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, इस टेरिटरी में, तब 1940, जी हम आगे देख रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर टू हुई और हिटलर ने बेसिकली हॉलोकॉस्ट स्टार्ट कर दिया ज्यूज का, और ये कॉन्सेप्ट मैंने पॉलिटिकल साइंस में तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, अगर आपको नहीं भी पता तो इट्स ओके, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ज्यूज ने बाकायदा तौर पे माइग्रेशन स्टार्ट कर दी टूवर्ड्स जेरूसलम अगेन। कैसे? अगर आज अफगानिस्तान में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, या वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है, जो कि आया भी हुआ है, हमने देखा कि
और हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी। बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इश्यूज में कंटेम्प्रेरी सिनारियो में सबसे मेजर इशू हमारे पास क्या है, दैट इज रेफ्यूजी क्राइसिस। सो इसी तरह वहां पे बहुत सारे व्यूज जो हैं वो आ गए, राइट। अच्छा जी, क्लास मुझे बताएगा कि आई एम ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई होप देर इज नो इशू एट ऑल। अच्छा, सो बेसिकली हमारे पास आगे अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गौर से बात को समझें, हैंडआउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1947 में यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है। इस रेजोल्यूशन का नाम नोट कर लें, 181। अगेन आई रिपीट, 1947 में यूएन एक रेजोल्यूशन पास करता है, 181। और बिहाइंड दैट उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने हॉलोकॉस्ट स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे ज्यूज जो है वो माइग्रेट कर गए थे, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ा ज्यूज को कि ये एक इजराइल जो है वो एक लेजिटिमेट स्टेट है। सो हमें वहां पे फाउंडेशन एक इजराइल की, हम वर्ल्ड मैप में हमें इजराइल जो है वो एक रियासत के तौर पे बनता हुआ उभरता हुआ नजर आता है 1948 में, ठीक। यहां तक किसी को आई होप कोई इशू नहीं है। अगर हम उस टाइम के ग्राफिक डायनामिक्स देखें, गौर से आप बात समझिएगा, समझने पे फोकस करें तभी चीजें समझ आती हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको कभी भी जिंदगी में समझ नहीं आएगी अगर आप अपने सिर्फ नोट डाउन करते रहेंगे चीजों को, या फिर अपने सोशल मीडिया गैजेट्स को अपने से दूर नहीं रखेंगे। तो जब यूएन ने रेजोल्यूशन पास की 181, उस टाइम पे 1947 में 67% बेसिकली, क्या कह रहे हैं जी आप? बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? प्लीज लेट मी नो। मैम आ रही है आवाज। अच्छा, प्लीज आप लोगों के अपने एंड पे डिस्टॉर्शन है, बाकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। एनीवेज, हम कंटिन्यू करते हैं। यूएन ने अपनी रेजोल्यूशन पास की 1947। इस रेजोल्यूशन का नाम है रेजोल्यूशन नंबर 181, और जिसमें इसराइल को पहली दफा 1948 में इसराइल पहली दफा ग्लोब पे एक नई रियासत के तौर पे इमर्ज हुआ। सबसे पहले इसराइल को जी किसने वेलकम किया, किसने रिकॉग्नाइज किया? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। दूसरी बात कि जब, अब आपने गौर से बात समझनी है, कहानी को समझें, फोकस करें इस बात पे। क्या, जब इसराइल को यहाँ पे इसको जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया इस टेरिटरी में, जो कि असल में किसकी टेरिटरी थी? पैलेस्टीनियंस यहाँ पे थे। पैलेस्टीनियंस कितने थे? 67% पैलेस्टीनियंस थे 1948 में। ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, डोंट वरी। 67% पैलेस्टीनियन जो हैं वो 94% टेरिटरी को ऑक्युपाई किए हुए थे। ये पूरी जो पिंक वाली जो टेरिटरी है यहाँ पे 67% पैलेस्टीनियन है और 94% इनके पास टेरिटरी थी। बाकी थोड़ी सी आपके पास क्रिश्चियंस भी थे और ज्यूज भी थे, लेकिन 94% टेरिटरी किसके पास थी? पैलेस्टीनियन के पास। यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जो है बेसिकली 181 अपनी रेजोल्यूशन पास करती है और डिक्लेयर कर देती है इसराइल को क्या, एक लेजिटिमेट स्टेट, एक रियासत डिक्लेयर कर देती है। कौन सी रियासत? लेजिटिमेट रियासत। और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक, गौर से बात समझें, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक 55% टेरिटरी पैलेस्टीनियंस की, यानी कि ये जो पूरी टेरिटरी है इसमें से 55% इसराइल की है। ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। सो व्हाट डू यू थिंक, मेरा सवाल है आप लोगों से, व्हाट डू यू थिंक कि पैलेस्टीनियंस इस बात पे खुश होंगे? पैलेस्टीनियन जो कि 94% टेरिटरी को 1948 तक ऑक्युपाई करे हुए थे, 181 रेजोल्यूशन पास होती है यूनाइटेड नेशंस की, और वो जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि 55% टेरिटरी इसराइल को अवॉर्ड कर दी गई है जी। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या पैलेस्टीनियन इस बात पे खुश होंगे? नो मैम। अच्छा, माइक नहीं ओपन करें आप लोग ना, मैसेज यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दें, ठीक है। ओके, जी बिल्कुल, परफेक्ट। गिव मी अ सेकंड टू इरेज इट एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। सेम इज द केस अगर आज आपके जो अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं,
वो एक थोड़ा और केस हो जाएगा, चले मैं उसकी एग्जांपल नहीं देती इस तरह से। आप में थोड़ा सब्र है, हसीब हमास का अभी से आ गया, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपको ऑलरेडी चीजें पता हैं तो दिस इज समथिंग नोन एज कि आप क्लास को, बाकी क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, हमास का भी हर चीज बताई जाएगी। अच्छा, आगे जाके जी हम देखते हैं कि यहाँ पे 55% टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई, अवॉर्ड कर दी गई। रेजोल्यूशन नंबर 181, रेजोल्यूशन का नाम याद होना चाहिए, 181 के अकॉर्डिंग किसको, इसराइल को। ऑल्दो पैलेस्टीनियंस 94% टेरिटरी को ऑक्युपाई करे हुए थे उस टाइम पे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट इजराइल अरब वॉर। अच्छा, पेपर में ना आप इस तरह के टाइमलाइन बना सकते हैं जस्ट। अगर आपने क्वेश्चन की नोयत देखनी है, क्वेश्चन की नेचर देखनी है, और आप जस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइमलाइन किसी भी तरह की उसकी शेप हो, आप बना सकते हैं, इंस्टेड कि आप एक एक इवेंट को एक्सप्लेन करें वहां पे बैठ के। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम कि नोट डाउन करने पे कम फोकस करना है, समझने पे करना है। हमारी इस पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर स्टार्ट होती है, जिसको अरेबिक में कहा जाता है नकबा। ये मैं इसको यहाँ से हाईलाइट भी कर रही हूँ। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर स्टार्ट होती है नोन एज नकबा इन 1948। ठीक। और इसमें ना सिर्फ पैलेस्टीनियंस बल्कि साथ साथ बहुत सारे जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं वो अटैक कर देते हैं, किस पे, बेसिकली इसराइल पे। और जब वो इसराइल पे अटैक करते हैं, लेकिन इसराइल सस्टेन कर जाता है, क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट होती है किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यहाँ पे आप उनकी ये कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है, पेपर में, आप एग्जामिनर को प्रूव करने के लिए कि यस, जो यूएस है उसकी सपोर्ट थी किसको, इसराइल को। सो सिंपल इज दैट इस फर्स्ट अरब इजराइल, सॉरी, फर्स्ट अरब इजराइल वॉर में, जिसको नकबा भी कहा जाता है, क्या होता है आपके पास, कि आपके पास जी बेसिकली जो इसराइल है वो सस्टेन कर जाता है। पैलेस्टीनियन चूंकि वो इस बात पे हैप्पी नहीं थे, इस बात पे खुश नहीं थे कि उनकी जो टेरिटरी है उसमें से 55% टेरिटरी दे दी गई है इसराइल को, उन्होंने अटैक किया इसराइल पे, लेकिन इसराइल वॉर को सस्टेन कर गया क्योंकि उसको सपोर्ट थी यूएसए की। 1964, 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि फर्स्ट अरब इजराइल वॉर जब होती है, हर चीज लिखी हुई है, प्लीज लिखने पे फोकस नहीं करें, समझें बात को, ठीक है। चूंकि जब फर्स्ट इजराइल अरब वॉर हुई, उसमें तकरीबन कोई 7.5 लाख 8 लाख जो लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया उनके घरों से, स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियंस को। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर में पैलेस्टीनियन को, कितने पैलेस्टीनियन, तकरीबन 7.5 लाख या 8 लाख के करीब पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर दिया गया उनके घरों से। और आज तक जो उनकी जनरेशन्स हैं वो डिस्प्लेस ही हैं, और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके रेफ्यूजी कैंप्स में रह रही हैं। सो इस तमाम सिनारियों को देखते हुए एक हमें ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नजर आती है, दैट इज नोन एज दी पीएलओ। ठीक, यहां तक किसी का कोई इशू है तो प्लीज डू लेट मी नो। अच्छा, पीएलओ बेसिकली क्या करने के लिए बनी थी और थी क्या? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसराइल के अटैक्स को, और जो इसराइल बेसिकली अपनी सेटलमेंट्स कर रहा था, ठीक है, आगे से आगे मूव करता जा रहा है। इसराइल को 55% टेरिटरी तो दे दी है यूएनओ ने 181 रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसराइल आगे अपनी सेटलमेंट्स कर रहा है। उन सेटलमेंट्स को काउंटर करने के लिए, इसराइल के अटैक्स को काउंटर करने के लिए 1964 में पीएलओ बनती है। बेसिकली पीएलओ का पर्पस ये था कि हम इसराइल के साथ बैठ के ना टेबल टॉक्स करें, इसराइल के साथ बात करें, लेकिन इसराइल अपनी एट्रोसिटीज को कंटिन्यू रखता है, किसी भी तरह से राजी नहीं होता पीएलओ के साथ बातचीत करने में भी। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? आगे जाके देखते हैं हम नक्शा 6 डेज वॉर 1967 जो है वो 6 डेज वॉर स्टार्ट। अच्छा, आपने कहा है कि रीजन बिहाइंड व्हाई अमेरिका सपोर्टेड इसराइल, अच्छा क्वेश्चन है।
अमेरिका इसलिए इसराइल को सपोर्ट करता है क्योंकि जो इजरायलीज हैं वो अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर में, अमेरिकन बिजनेस में, उनकी इकोनॉमी में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। ठीक। आई होप यू गेट दैट। अच्छा, वैसे इसका आंसर आगे जाके भी आना था। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आगे जाके मैंने एक्सप्लेन करना था कि व्हाई अमेरिका इज इंक्लाइंड। और ट्रम्प की इरा में हमने एक डील भी देखी, पीस डील भी जिसको कहा जाता है। और पीस डील में हमने देखा कि जो ट्रम्प हैं उनकी पर्सनल रिलेशंस हैं चूंकि इसराइलीज के साथ, क्योंकि उनके जो सन इन लॉ हैं। अ, क्या कहा हुआ है जी आपने? पीएलओ रिपीट कर दें मैम। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा देखें, बेसिकली सिंपल बात है कि इसराइल को अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है। एक बात यह है कि इसराइल को अमेरिका इसलिए सपोर्ट कर रहा है, इसराइली जो हैं इनके अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर में, अमेरिकन बिजनेस में, अमेरिकन इकोनॉमी में इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। सेकंड, हम आगे जाके देखेंगे, थोड़ा सा आगे जाके, अगर आप लेक्चर को मुझे इजाजत दें कंटिन्यू करने की। ट्रम्प के इरान में एक ट्रम्प डील होती है, और जो ट्रम्प के सन इन लॉ हैं वो उसकी वजह से भी, और कुछ अमेरिका के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी थे वहां पे, जिसकी वजह से वो ट्रम्प जो है वो एक पीस डील करते हैं। और वो हम जाके आगे एक्सप्लेन भी करूंगी मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि पीएलओ को एक्सप्लेन कर दें। पीएलओ सिंपल सी बात है, जब इसराइल को 55% टेरिटरी जो है वो दे दी गई, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी गई, अवॉर्ड कर दी गई, सो पैलेस्टीनियंस तो इस बात पे खुश नहीं होंगे ना कि हमारी टेरिटरी में आपने एक 55% टेरिटरी जो है वो 94% हमारी थी, अब आपने जो है वो 55% दे दिया इसराइलीज को, ज्यूज को। सो उसको रिटेलिएशन में, उसके जवाब में, ठीक है, उसके गुस्से में आप कह लें, वहां पे पीएलओ बनी, जो कि एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पस क्या था कि जो इसराइल अटैक कर रहा है, जो सेटलमेंट्स कर रहा है, इन सेटलमेंट्स को हम क्या करें, काउंटर करें। ठीक। अच्छा आगे देखें। मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना उसको साइड पे नोट डाउन कर लें। इस समय लेक्चर कभी भी कंटिन्यू नहीं होगा, रात के 2 बजे तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा आगे देखें, बेसिकली देन जो है वो इनकी वॉर स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज द नक्सा इन अरेबिक। और इसको 6 डेज वॉर भी कहा जाता है। सो इस 6 डेज वॉर में बेसिकली अगेन जो है वो इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो इसराइल है वो ना सिर्फ पैलेस्टीनियन की काफी सारी टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है, बल्कि सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स, ये जो है इनको भी क्या कर लेता है, वहां पे अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर देता है। इसमें ये बेसिकली हिस्ट्री है, और आपको जस्ट कहानी की तरह इनको समझना है, चीजों को याद नहीं करना, सिर्फ इवेंट्स के नाम याद रखें, दैट्स इट। उसके बाद नंबर 8 पे देखें, अगेन यौम कपूर वॉर होती है 1973 में। ठीक है, यौम कपूर वॉर होती है 1973 में। इसमें क्या होता है, चूंकि ना तो फलस्तीन इस बात पे हैप्पी होता है कि 55% टेरिटरी इसराइल को मिल गई है, और इसराइल भी खामोश नहीं बैठता, 55% लेके भी वो खुश नहीं है, वो आगे से आगे अपनी सेटलमेंट्स कर रहा है। हमने देखा कि 6 डेज वॉर में उसने सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, या आपने इनको जाके मैप से चेक कर लेना है, ठीक है, कि कहाँ पे वेस्ट बैंक है, कहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। मैंने अभी आपको शो भी कराया था बाय द वे। सो चूंकि इसराइल खामोश नहीं बैठा हुआ, इसराइल आगे से आगे अपनी सेटलमेंट्स कर रहा है। सो इजिप्ट और सीरिया जो है वो एक सरप्राइज अटैक करते हैं, कहाँ पे, ज्यूज पे। ठीक। जब सरप्राइज अटैक करते हैं, अगेन जो बेसिकली आपका इसराइल है वो इसको सस्टेन कर लेता है, क्योंकि उसको सपोर्ट होती है अगेन यूएसए की। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि 1978 से 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड 1979 होते हैं। इस टाइम पीरियड में क्या है कि इजिप्ट जो है पहला अरब कंट्री था जो कि इसराइल को एक लेजिटिमेट रियासत के तौर पे तस्लीम कर लेता है, और इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा बेहतर बना लेता है। बदले में इन क्या करता है कि जो इसराइल है वो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर देता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये है जी इजिप्ट। ठीक है, और अगर आप मैप को गूगल पे भी जाके मैप को सर्च करेंगे, आपको सिनाई पेनिनसुला यहाँ से नीचे नजर आ जाएगा। ठीक। यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो प्लीज डू लेट मी नो, जो कि सीरियस इशू हो। अच्छा, आगे जाके हम देखते हैं कि बेसिकली जो इजिप्ट है वो इसराइल को एक
लेजिटिमेट रियासत मान लेता है, और जो इजिप्ट और इसराइल के रिलेशन थोड़े बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन यहां तक चीजें फिर भी पीसफुल नहीं रहती। इसराइल की गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जो उसने अपनी जो अपनी सेटलमेंट स्टार्ट की थी, अगेन आपको एक अपराइजिंग नजर आती है जिसको हम कहते हैं अरबिक में इंतिफादा, फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा, यानी कि फर्स्ट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग। अगेन इसराइल पैलेस्टीन की जो है वो 1987 से 1993 तक क्लैश रहता है, यहाँ पे इनकी वॉर रहती है, और फिर हमें ऑस्लो अकॉर्ड्स नजर आते हैं 1993 से 2000 में। यहां तक किसी का कोई भी इशू है तो प्लीज डू लेट मी नो। अच्छा, ओस्लो अकॉर्ड में क्या होता है, गौर से बात को समझिएगा। पीएलओ जो कि बनाई गई थी किस लिए, कि इसराइल के जो अटैक्स हैं, जो इसराइल की सेटलमेंट्स हैं, उनको काउंटर करे। उस पीएलओ जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है या रिकॉग्नाइज कर लेती है इसराइल को एक लेजिटिमेट, यू नो इसराइल की जो टेरिटरी है उसको, और इसराइल को एक लेजिटिमेट रियासत के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। और इसराइल भी पीएलओ को एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज कर लेता है कि पैलेस्टीनियन पीपल का जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, पीएलओ है। दोनों आपने देखा कि दोनों में पीस आ गया, ठीक है, एक पीस टॉक्स हुई और ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, जिनमें दोनों ने, यानी कि इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया पीएलओ को, और पीएलओ ने जो था वो रिकॉग्नाइज कर लिया किसको, इसराइल को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिचुएशन बेहतर नजर आती है, कोई ऐसे वॉर और अपराइजिंग नहीं होती इस टाइम पीरियड में। कौन सा टाइम पीरियड, 1993 से 2000 का टाइम पीरियड। हर चीज लिखी हुई है भाई, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद हमें नजर आता है सेकंड इंतफादा। एक इंतफादा हुआ जिसमें मजीद हमने देखा कि इसराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड देन ऑस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, थोड़ी सिचुएशन बेहतर रहती है। अगेन सेकंड पैलेस्टीनियन इंतफादा होता है 2000 से 2005 में, जिसमें अगेन जो है वो दोनों के इशू स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों दूसरे पे वॉर स्टार्ट कर देते हैं। अब ये आपने यहाँ पे बात समझनी है, इसी टाइम पीरियड में जब फर्स्ट इंतफादा और सेकंड इंतफादा हो रहा था, इसी टाइम पीरियड में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है हमास, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। नोट डाउन कर लें इसका नाम, हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इमर्ज होती है इसी इंतफादा में, यानी कि ये जो एक वॉर, एक क्लैश जो है वो स्टार्ट हुआ है इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान, जिसमें थोड़ा सा हमें पीस बस देखने को मिला ओस्लो अकॉर्ड में। उसके बाद हमने देखा कि वापस से सेकंड इंतफादा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डेडली अटैक्स होते हैं, जिसमें मिलिट्री अटैक्स होते हैं, जिसमें रॉकेट अटैक्स होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स होती हैं दोनों तरफ से। यहां तक जो पीएलओ थी ना, सिर्फ वही हमने देखा था कि इसराइल को काउंटर कर रही थी, लेकिन उनमें तो ऑलरेडी पीस टॉक्स हो चुकी थी यहाँ पे, ठीक है, ऑस्लो अकॉर्ड्स में। इसी टाइम पीरियड में हमें, चूंकि जो पीएलओ है वो थोड़ी जो उसके जो एक्टिविटीज थी, जो उसके ऑपरेशंस थे, उसमें हमें थोड़ी कमी नजर आती है, तो हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमर्ज होती है। नोट डाउन कर लें साइड पे, वैसे हर चीज मेंशन हुई हुई है। अच्छा, हमास का पर्पस क्या होता है आगे जाके हम वो भी देखेंगे। अभी रिसेंटली क्या है कि गाजा स्ट्रिप, ये जो आपकी गाजा स्ट्रिप है, दिस वन, ठीक है, अभी यहां से बेसिकली हमास ने अटैक भी किया है इसराइल पे रिसेंटली, 7 अक्टूबर को, जिसके रिटेलिएशन में इसराइल ने जो है वो वापस से अटैक किए हैं, 7 अटैक्स किए हैं। यहाँ पे बेसिकली देखें गाजा स्ट्रिप में इससे पहले इनके 5 हमें अभी रिसेंटली जो है वो अटैक्स नजर आते हैं। आपको जस्ट ईयर्स के नेम पता हो तो इनफ है। 2008, 2012, 14, 21, 23, 5 टाइम्स जो है वो एट्रोसिटीज हमें नजर आई बाय द इजराइल। ये थी बेसिकली हिस्ट्री, यहां तक हमने हिस्ट्री देखी है। अब मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं इस हिस्ट्री का। देखें, हिस्टोरिक टाइमलाइन है क्या, मैं आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर इसका क्विक रिव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले थियोडोर हर्जल ने जायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की कि हमें हमारी जो टेरिटरी है, हमें हमारी टेरिटरी में वापस भेजा जाए, हम क्यों किसी और कंट्री में एज एन इमिग्रेंट्स रहें।
उसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो जाती है। ऑटोमन एम्पायर की जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, जिसमें ये पैलेस्टीनियन की टेरिटरी भी थी, और इसको जो है वो अवॉर्ड कर दिया गया किसकी तरफ? ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन एक सीक्रेट एग्रीमेंट करता है जिसका नाम होता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन वादा करता है ज्यूज के साथ कि हम आपको आपकी टेरिटरी में रिलोकेट करेंगे। ठीक, फिर हमने देखा कि ब्रिटिश मैंडेट बाय लीग ऑफ नेशन हमें नजर आता है, जिसमें बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जो ब्रिटेन है वो रिलोकेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। 40,000 50,000 ज्यूज को भेजना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे पैलेस्टीनियन टेरिटरी में। तो जब 40,000 50,000 करके जो ब्रिटेन है वो भेज रहा था ज्यूज को, कहाँ पे? पैलेस्टीनियंस की ये जो हमने अभी टेरिटरी देखी, ठीक है, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इसराइल और पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है, यहाँ पे जब उसको भेज रहा था, सो उसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है। हिटलर जो है हॉलोकॉस्ट स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट ज्यूज, और ज्यूज जो है वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। ब्रिटेन का बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने चूंकि वादा भी किया था, सीक्रेट एग्रीमेंट भी किया था, सो यहाँ पे जब वो रीलोकेट हो जाते हैं 1948 में, हमने देखा यूएन की रेजोल्यूशन जिसका क्या नाम है 181, जिसके अकॉर्डिंग 55% टेरिटरी जो है वो दे दी गई किसको? बेसिकली इजराइलीज को। ठीक, लेकिन इजराइली खामोश नहीं बैठे, उन्होंने आगे से आगे अपनी सेटलमेंट्स करना स्टार्ट कर दी। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुई और उन्होंने मजीद 22% टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली। वेयर इज माय पेंसिल? जब मजीद ऑक्युपाई कर ली, पहले कितनी ऑक्युपाई की हुई थी? 55%। ठीक है, 55 तो उनको ऑफिशियली डिक्लेयर की गई थी। फर्स्ट वॉर में उन्होंने 20% मजीद कर ली, तो टोटल कितनी हो गई जी? 77, अराउंड 77% टेरिटरी जो है वो इसराइल ने ऑक्युपाई कर ली। मुझे बताएं, क्या जो पैलेस्टीनियंस हैं वो खामोश बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। एज अ रिजल्ट पीएलओ इमर्ज होती है। जब पीएलओ इमर्ज होती है तो हमने देखा कि पीएलओ टैक्स करती है, और जो है वो योम कपूर, हमें देखने को मिला कि योम कपूर बेसिकली इसराइलीज का ना एक डे है, ठीक है, जूइश डे है, हॉलीडे है उनका। इस दिन जो है वो इजिप्ट और सीरिया सरप्राइज अटैक करते हैं, लेकिन जूस अगेन जो है वो इसराइली सस्टेन कर जाते हैं। फिर हमने देखा कि कैंप डेविड अकॉर्ड होती हैं, जिसमें इजिप्ट जो है वो एक रिकॉग्नाइज कर लेता है इसराइल को। फिर हमने देखा कि फर्स्ट इंतफादा होता है। फिर हमने देखा कि ऑस्लो अकॉर्ड होते हैं। पीएलओ चाहता है कि वो इसराइल के साथ पीस टॉक्स करे, थोड़ी पीस टॉक्स हो भी जाती हैं, लेकिन सेकंड इंतफादा हो जाता है, यानी कि सेकंड जो है वो बेसिकली अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हमने देखा कि गाजा स्ट्रिप में जो वॉर्स हैं वो 2008, 2012, 14, 21 और अभी रिसेंटली जो है वो 7 अक्टूबर में ये बेसिकली अगेन जो है वो इशू स्टार्ट हो गया। यहाँ तक किसी का कोई भी इशू है तो प्लीज डू लेट मी नो। गाजा स्ट्रिप में मेजोरिटी जो है वो पैलेस्टीनियंस हैं, मेजोरिटी। वेस्ट बैंक की तरफ ज्यादा ज्यूज हैं, ज्यूज वेस्ट बैंक की तरफ उन्होंने सेटलमेंट्स की हुई हैं अपनी। हाँ जी, दोनों में दोनों के बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि आप जस्ट इनको गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, अब सोल्यूशन की तरफ हमने जाना है कि एक्चुअली में सोल्यूशन है क्या। ठीक है, व्हाट आर द एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और सोल्यूशन है क्या, रीसेंट इवेंट क्या हुआ है, इसको जरा हम देखते हैं। और सोल्यूशन, अब इस पूरी इशू का सोल्यूशन आपको कोई, आपके ख्याल में क्या नजर आ रहा है, या जो आपको नजर आता है क्या सोल्यूशन हो सकता है? इट इज सेम लाइक अ कश्मीर इशू। अगर आप मेरे से रियलिस्टिक नोट पे बात करें तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस तरह कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं है ना, और आज तक तो इशू सॉल्व नहीं हो सकता, इस तरह इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन चूंकि हमने कुछ तो एग्जामिनर को बताना है कि हाँ ये सोल्यूशन पॉसिबल है, एटलीस्ट पॉसिबल है, अगर आप ऑब्वियसली उनको इम्प्लीमेंट करें इन ट्रू एंड एक्चुअल सेंस, तो सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक, अच्छा, जिन लोगों को ज्यादा आता है ना, थोड़ा पेशेंस रखें। सो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि रीसेंट इवेंट क्या हुआ है। 7 अक्टूबर को बेसिकली जो हमास है इसने गाजा स्ट्रिप से, ठीक है, यहाँ से अटैक किया इसराइल पे, जो कि एक सरप्राइज अटैक था। बेसिकली रिटेलिएशन में इसराइल खामोश ऑब्वियसली नहीं बैठेगा, उसने 7 अटैक्स किए। और हमें देखने को मिला कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट शो की टुवर्ड्स इसराइल।
ठीक। जो इजराइल की कैबिनेट है इसने फॉर्मली डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट द हमास, कहाँ पे, गाजा स्ट्रिप में। तो आजकल ये जो आपको न्यूज में नजर आ रहा है, ये बेसिकली यही बात है। ठीक। अच्छा, आगे देखें। बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि हमास यहाँ पे है भाई, सिंपल सी बात है, किस तरह के क्योंकि हमास यहाँ पे ये गाजा स्ट्रिप में बेसिकली इसकी इमरजेंस है हमास की, और हमास की जो फ्रैक्शंस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है गाजा स्ट्रिप में। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे ये जो नजर आ रहे हैं रेड रेड डॉट्स, इट मीन कि अभी रिसेंटली जो अटैक किया है हमास ने यहाँ पे इसराइल पे, रिटेलिएशन में 7 अटैक्स किए हैं। इसराइल कैबिनेट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया फिर वॉर अगेंस्ट दिस गाजा स्ट्रिप। और अभी इनकी डिमांड क्या है कि इस गाजा स्ट्रिप को टोटली एवैक्यूट कर दिया जाए यहाँ से। जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं, किसी ने भी क्वेश्चन किया था कि गाजा स्ट्रिप में कौन है, गाजा स्ट्रिप में मेजोरिटी पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है, और हमास भी यहाँ पर है, और हमास ने यहीं से अटैक किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, हमास ने अटैक किया अभी रिसेंटली इसराइल पे। इसराइल की जो कैबिनेट है इसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट हमास, जो कि आज आप सोशल मीडिया पे हर जगह पे आपको न्यूज और एटसेट्रा चीजें नजर आ रही हैं। सो इट मीन्स कि इशू आज का नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमास इमर्ज कैसे हुई थी? अगर आप लोगों को याद है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब फर्स्ट इंतफादा और सेकंड इंतफादा हुआ, उस टाइम पीरियड में जो पीएलओ है, इसकी एक्टिविटीज थोड़ी आपको कम देखने को मिली। क्यों? क्योंकि पीएलओ चाहती थी कि हमारी पीस टॉक्स हो जाएं किसी तरह से इजराइल के साथ, ठीक है, और इनकी पीस टॉक्स हो भी गई ओस्लो अकॉर्ड में। तो उस टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा 77% टेरिटरी तो ऑलरेडी ऑक्युपाई कर चुका था इसराइल, ठीक है। 55% तो डिक्लेयर कर दी थी 181 रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जो है वो इसराइल को। 22% इसराइल ने खुद सेटलमेंट्स कर ली। कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 77%, 77 to 78%। इसराइल तब भी खामोश नहीं बैठा, आगे से आगे जो है वो सेटलमेंट्स कर रहा है। तो कोई तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे इमर्ज होएगी ना, ऑब्वियसली, इसराइल को काउंटर करने के लिए। ठीक। सो हमास उस टाइम पे जो है वो इमर्ज होती है। गिव मी अ सेकेंड टू इरेज इट। हाँ जी। अच्छा, बेसिकली हमास जो है, हमने देखा कि फर्स्ट इंतफादा और सेकंड इंतफादा में इमर्ज हो रही है, और इसको स्टैब्लिश करते हैं, या इसको जो है वो इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं शेख अहमद यासीन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, अच्छा, मैं आप लोगों को कल से जो है वो एक और ऐप का लिंक शेयर करूंगी, उसमें ये आपका रिमेनिंग टाइम का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा अगर टॉपिक कंप्लीट ना हो तो काइंडली आप इसी लिंक से वापस से ज्वाइन करिएगा, और कल से मैं आप लोगों को ऐप का लिंक शेयर करूंगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन करेंगे और उसमें ये इशू नहीं आएगा। होप सो। अच्छा, देखिए हमास की डिमांड्स क्या हैं, हमास ने क्यों अटैक किया है अभी रिसेंटली भी, और हमास चाहता क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लें, समझिएगा गौर से बात को। हम्म हमास के जो है बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमास क्या चाहता है? नंबर 1, हमास का ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, जिसमें वो चाहता है बेसिकली कि जो वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम और गाजा। गिव मी अ सेकेंड अगेन। हाँ जी। आई होप कि अब तक कि आपको मैप हिफ्ज हो चुका होगा, अगर आप कंसंट्रेशन से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, और बेसिकली जेरूसलम में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ईस्ट जेरूसलम, ठीक है, ईस्ट जेरूसलम, दिस दिस पॉइंट। हमास ये चाहता है कि बेसिकली 2 स्टेट सोल्यूशन हो। आगे जाके हम देखेंगे भी कि 2 स्टेट सोल्यूशन है क्या। वो चाहता है कि वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट ऑटोनॉमी हो, किसकी? पैलेस्टीनियंस की, ठीक। और बेसिकली जो पैलेस्टीनियंस हैं, यहाँ से जितने भी जो ज्यूज हैं उनकी सेटलमेंट्स को क्लियर कर दें। ज्यूज अपनी सारी सेटलमेंट्स को क्लियर कर दें वेस्ट बैंक से, ईस्ट जेरूसलम से और गाजा स्ट्रिप से। और यहाँ पे क्लियर जो है वो इंडिपेंडेंट जो है, या फिर वो ऑटोनॉमी हो, किसकी? बेसिकली पैलेस्टीनियंस की, ठीक। यहाँ पे कोई इंकर्जन ना हो इसराइलीज की, नंबर 1। सेकंड,
हमास क्या चाहता है? इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट हो जिसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम हो। इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट हो और उसका जो कैपिटल है वो ईस्ट जेरूसलम हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमास ये चाहता है कि वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप से जितने भी ज्यूज हैं यहाँ से ये सब निकल जाएं। जो भी इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स की हुई हैं, अपने बिजनेस, अपनी टेरिटरीज, अपने जो भी इन्होंने अपने होम्स या जो कुछ भी बनाया हुआ है, इस सबको यहाँ से क्लियर कर दें। थर्ड थिंग, हमास चाहता है, गौर से बात समझिएगा, वो जो 6.5 लाख डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस थे फर्स्ट इंतफादा में, हमने देखा था कि फर्स्ट इंतफादा में जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर थी और उसके बाद जो फर्स्ट इंतफादा है उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 6.5 लाख से 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस हुए थे। आज भी उनकी जनरेशन उस टाइम की, ऑब्वियसली अब तक तो वो जिंदा नहीं है, उनकी जनरेशन की बात हो रही है, आज भी तो उनकी जनरेशन डिस्प्लेस्ड हैं और वो रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज में। उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। हमास सीक्स टू स्टैब्लिश एंड, अच्छा मैं आपका बहुत लंबा सा मैसेज है, मैं बाद में देखती हूँ अजीज। सो बेसिकली ये 3 डिमांड्स हैं किसकी? हमास की। ठीक, आई रिपीट, सिंपल है। हमास की 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमास चाहता है कि वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा से टोटली जितने भी ज्यूज हैं वो अपनी सेटलमेंट्स को क्लियर कर दें। देयर मस्ट नॉट एंड शुड नॉट नो इंकर्जन ऑफ इजराइलीज इन द वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा। बाकी जो अपनी टेरिटरी है वहां पे बेशक ज्यूज रहें, इजरायलीज रहें, लेकिन यहां से क्लियर कर दें। ठीक। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी जो पैलेस्टीनियन है वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी हो। इंडिपेंडेंट स्टेट कौन सी होती है? जो अपने डिफेंस को, अपने फॉरेन रिलेशंस को, अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को, हर चीज को खुद देखे। ठीक है। सो उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट हो जिसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम हो। दूसरी बात, लास्ट बात, हमास ने कहा कि वो जो 6.5 लाख से 7.5 लाख बेसिकली जो पैलेस्टीनियंस हैं डिस्प्लेस हुए थे और आगे से जो उनकी जनरेशन हैं, अब तक नेक्स्ट जनरेशन हैं वो उनकी, वो डिस्प्लेस्ड हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में हैं आज भी, नेबरिंग कंट्रीज में, उनको वापस से रिहेबिलिटेट किया जाए। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या ज्यूज या इसराइल इस बात पे एग्री होगा? क्या इसराइल इस बात पे एग्री होगा कि वो जो 6.5 लाख पैलेस्टीनियंस वापस आ जाए? अगर वो वापस आ गए, लेट्स से अगर वो वापस आ गए, तो ज्यूज माइनॉरिटी में चले जाएंगे। ठीक है। आज ज्यूज, प्लीज लेट मी नो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बता दें कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, ठीक। No, अच्छा, जैसे मीटिंग एंड हो आप लोग वापस ज्वाइन करेगा, इसके सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा नहीं ख्याल आपको इतने ज्यादा सॉल्यूशंस, मॉडल्स कहीं और से मिलेंगे। सो इसके सॉल्यूशंस को जानना बहुत जरूरी है। और जैसे ही मीटिंग एंड हो, आई आई हार्डली नीड 10 मिनट्स ओनली। ठीक हो गया। सो हम क्या बात कर रहे थे कि हमास की डिमांड्स हैं क्या और हमास इमर्ज कैसे हुई थी? क्योंकि पीएलओ वीक हो चुकी थी एट दैट टाइम और वो पीस टॉक्स चाह रही थी। सो हमास इमर्ज हुई और हमास की आज भी जो अटैक किया है, यानी कि 7 अक्टूबर को वो हमास ने किया है और उसकी डिमांड्स क्या है हमने वो देखी। ठीक। अच्छा, आगे जाके आगे देखते हैं जी हम। मैंने आपसे कहा जो क्वेश्चन है उसको साइड पे नोट डाउन कर लें। अच्छा, आगे देखें। बेसिकली जो ट्रम्प के टाइम पीरियड में, अभी किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि ट्रम्प की क्यों, ट्रम्प का भी उन्होंने पूछा था कि यूएसए की क्या इंटरेस्ट्स हैं। इसराइली में उनके कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनके बिजनेस सेक्टर में, उनकी इकोनॉमी में शेयर्स हैं। ठीक है। जब आपकी किसी आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, शेयर पार्टनर हो, तो आप उसके साथ अपने रिलेशंस कभी नहीं खराब करते। सो ट्रम्प पीस प्लान जो है, आप जस्ट इसका हिंट दे सकते हैं। अगेन मैंने इस वजह से इसको जो है वो बॉक्स में मेंशन किया है कि एग्जाम में जस्ट ये हिंट देने, आपको एक रेफरेंस कोट करने के लिए है। ठीक। रेफरेंस कोट करने का पर्पज यहाँ पे ये है कि आप एग्जामिनर को क्लियरली बता सकते हैं जब इसराइल 1948 में बना, तब भी सबसे पहले
यूएसए ने उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ लेजिटिमेट स्टेट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली यूएसए की सपोर्ट नजर आती है इजराइल की तरफ। देन हम ट्रम्प पीस प्लान देखते हैं, जो कि क्लियरली एक बायस्ड प्लान था, और अरब कंट्रीज ने इसको स्लैप ऑफ द सेंचुरी भी कहा। जिसमें ट्रम्प ने क्या कहा? ट्रम्प ने कहा कि अब तक 2020 तक जितनी सेटलमेंट्स इसराइल ने कर ली है ना, उस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। नो आर्ग्यूमेंट इन दैट। उसने कहा कि देयर शैल बी नो राइट ऑफ रिटर्न बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी इनटू द स्टेट ऑफ इजराइल। एट दैट टाइम मोर देन 80% इसराइल जो है, मोर देन 80% टेरिटरी इसराइल ने ऑक्युपाई कर ली थी 2020, मोर देन 80%। और ट्रम्प जो है जो एक्स बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, वो कह रहे हैं कि देयर शैल बी नो राइट ऑफ रिटर्न और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी इनटू द स्टेट ऑफ इसराइल। ठीक, या आप जस्ट एज अ रेफरेंस अगर आपको कहीं कोट करना पड़े तो कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छा, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, इसके सोल्यूशंस हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपके पेपर में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। दूसरी बात कि सोल्यूशन को गौर से समझिएगा। ठीक, और आपके सोल्यूशन जो थोड़े यूनिक होने चाहिए एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। हर स्टूडेंट ने एक ही तरह की बात करी होगी, और वो बात होगी वन स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन, थ्री स्टेट सोल्यूशन। सो व्हाट इज वन स्टेट, टू स्टेट और थ्री स्टेट सोल्यूशन? मेरा आप लोगों से सवाल है जी। हम्म, वन स्टेट सोल्यूशन क्या होगा? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, वन स्टेट सोल्यूशन क्या होगा? कि एक ही जगह रह लो तीनों मजहब, तीनों मजहब मर्ज गाजा वेस्ट बैंक एंड इजराइल, पीस फॉर्म कर लें, वन प्लेस थ्री स्टेट। एक स्टेट सोल्यूशन एज इन थ्री फॉर्म। ठीक है, ओके। सो बेसिकली हम देख रहे थे कि आपको हर जगह पे यही दो तीन सोल्यूशन नजर आते हैं, तो हम कुछ मॉडल्स भी देखते हैं। I hope my screen is visible to all of you, and I hope that my voice is already very clear, right? So, हम कुछ solutions देखते हैं। ये बहुत ही common solutions हैं, जो कि आपको हर किताब में नजर आएंगे। उसके अलावा हम कुछ मॉडल्स भी देखेंगे, यहाँ से आपके पेपर में एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये हम बात कर रहे थे। वन स्टेट सोल्यूशन है क्या? बेसिकली इसराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, यहाँ पे सभी जो है वो एक पीस के साथ रहें। ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है वन स्टेट। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ऐसा है कि बेसिकली जो वन स्टेट सोल्यूशन है, इसमें ये है कि वेस्ट बैंक और गाजा से वेस्ट बैंक और गाजा से जितने भी ज्यूज हैं वो टेरिटरी को क्लियर कर दें। ठीक है, और काफी सारे इजरायलीज को, यानी कि ज्यूज को, यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाली जो टेरिटरी है ये इंडिपेंडेंटली पैलेस्टीनियंस की होगी, और ये इंडिपेंडेंटली जो बाकी टेरिटरी है वो इसराइल की होगी। ठीक, और दोनों जो है वो पीसफुली एक दूसरे के साथ रहेंगे। अच्छा, टू स्टेट सोल्यूशन है क्या? इसराइल और वेस्ट बैंक और गाजा, यानी कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वेस्ट बैंक और गाजा में जो ज्यादातर हैं, अगेन वेस्ट बैंक से इसराइल को अपनी सेटलमेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। थ्री स्टेट्स क्या है? तीनों अलग अलग स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंटली रहे। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं, और कुछ मॉडल्स भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, और राइट आफ्टर दी क्लास आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वी जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखें। बेसिकली सबसे पहले पॉइंट नंबर वन को हम देखते हैं कि हमास और इसराइल जो है, इनका एक डायलॉग हुआ है अभी रिसेंटली यूएन रेजोल्यूशन 377 ए पर। ये है क्या? यूएन की एक रेजोल्यूशन है 377 ए, जो कि पीस की बात करती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। सिर्फ इस बात को समझें, सिंपल। यूएन की एक रेजोल्यूशन है, ठीक, 377 ए, जो कि पीस की बात करती है कि पीस की जो है वो मेंटेन करा जाए अगर दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स में भी कोई इशू जो है वो क्रिएट हो रहा है ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, तो इशू जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का हो। तो अभी हमास और इसराइल का टॉक हुई भी है रिसेंटली, कुछ दिन पहले ही, जिसमें मैंने कोटेशन भी ऐड की हुई है
कि यूएन के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि आई अर्ज द सिक्योरिटी काउंसिल टू प्रेस टू अवर्ट अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी एंड आई reiterated माई अपील फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर टू बी डिक्लेयर्ड। तो यूएन के चीफ है उन्होंने कहा कि मैं जो है वो अपनी कॉज, अपना जो कंसर्न है, इस पे शो करता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी आपको नजर आई है, ठीक, इस पे जो है वो हमें सीज फायर इमीडिएटली बेसिस पे करना चाहिए है। अगर सीज फायर नहीं हो रहा और सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये इशू इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहीं से भी इसको लेस नेसेसरी या लेस इंपॉर्टेंट नहीं बनाता। दूसरी बात, एग्जाम में अगर आपको एग्जैक्टली कोटेशन नहीं याद होती, आपको जो मैंने बात बताई है ये आप अपनी वर्डिंग में रिफ्रेश करें और लिख दें, ठीक। वहां पे बस आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मार्कर, अपने जो पॉइंटर, उसका कलर चेंज करें, जहां से पेपर आप ब्लू से कर रहे हैं। आगे जो मैंने आपको बात बताई है वो तो आपको याद रह गई है ना, किसी भी फॉर्म में। इसको सिर्फ आपने रिफ्रेश करना है और आगे मेंशन कर देना यूएन चीफ ने अभी रिसेंटली जो है वो दोहा फोरम पे ये बात करी थी, दैट्स इट। कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको वर्ड टू वर्ड चीजों को नहीं याद करना होता, ठीक है, ना ही किसी चीज को क्रैम करना होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो सेकंड आपका सोल्यूशन है, एक जो सोल्यूशन हमें अभी नजर आया वो ये था बेसिकली कि यूएन की रेजोल्यूशन को इस्तेमाल किया जाए और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक एक सीज फायर, इमीडिएट डायलॉग हो हमास और इसराइल के दरमियान, इमीडिएटली डायलॉग हो और इमीडिएटली सीज फायर हो। ये सोल्यूशन था, ठीक। सेकंड देखें, ज्वाइंट अरब इस्लामिक समिट 2023 नवंबर, जो है वो 11 नवंबर 2023 में, ठीक है, एक ज्वाइंट अरब इस्लामिक समिट होता है। समझिएगा, अपनी वर्डिंग में सिर्फ रिफ्रेश करना होता है, एग्जाम में बैठ के आपने किसी चीज को क्रैम नहीं किया हुआ, आपको जस्ट पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा जी, पॉइंट का नाम दिया था ज्वाइंट अरब इस्लामिक समिट 2023। जो आप मेरे से बात सुन रहे हैं इसको आप अपनी वर्डिंग में जाके एग्जाम में रिफ्रेश कर देंगे, दैट्स इट। क्या है जी ज्वाइंट अरब इस्लामिक समिट 23? ओआईसी और अरब लीग, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बेसिकली, ओआईसी और अरब लीग, इनका एक ज्वाइंट समिट होता है 11 नवंबर 2023 में, जिसमें वो ये डिस्कस करते हैं बेसिकली कि जो आपके रीजन के जो स्टेट्स हैं इनको इन्वॉल्व होना चाहिए इमीडिएट सीज फायर में, और इनको इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि यानी कि हम दोनों बेसिकली ओआईसी और अरब लीग इन्वॉल्व होते हैं और हम एक मेडिएटर का रोल प्ले करते हैं और एक इमीडिएट सीज फायर जो है वो लेकर आते हैं, कहाँ पे, हमास और इसराइल के दरमियान, ताकि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको उनके बेसिक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर जो उनके राइट्स हैं वो उनको मिल सकें, ठीक है, वो अपनी स्टेट से ना इस तरह से एक्सपेल ना किए जाएं, ठीक। हमने देखा कि अब तक क्या हुआ है, एक हमास इसराइल डायलॉग हुआ है यूएन की जो रेजोल्यूशन है 377 ए पे की बेसिस पे, कि उसका पर्पस भी ये था कि इमीडिएट सीज फायर हो। ज्वाइंट अरब ने अपनी बिहाफ पे, ओआईसी और अरब लीग ने अपने बिहाफ पे एक समिट किया, उन्होंने उन्होंने अपने बिहाफ पे कहा कि हाँ जी सीज फायर होना चाहिए और हम इसके लिए कोशिशें करते हैं। अच्छा, थर्ड देखें, ये भी बहुत मजे का है, इतने सारे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे कहीं से भी। टर्की गारंटरशिप मॉडल, जिसको रशिया ने भी सपोर्ट किया है, बैक्ट किया है। टर्की गारंटरशिप मॉडल क्या है? टर्की ने कहा कि बेसिकली इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है इसमें रीजन में जो कंट्रीज हैं, मुझे यानी कि एक टर्की ने कहा कि एक ऐसा गारंटर का रोल दे दिया जाए, गारंटर का रोल दे दिया जाए, जिसमें पैलेस्टीन का बेसिकली जो गारंटी है वो टर्की लेता है और जो बाकी कंट्रीज हैं वो इसराइल की गारंटी लें। बात समझ में आई? टर्की ने कहा मैं पैलेस्टीन की गारंटी लेता हूँ, हमास की गारंटी लेता हूँ कि हमास जो है वो अब अटैक नहीं करेगा इसराइल पे। बाकी जो रीजन की कंट्रीज हैं उनके साथ इसराइल बैठे और उनके साथ टेबल टॉक्स डायलॉग करे और वो इसराइल से उसके बिहाफ पे गारंटी लें कि अब आपने जो है वो यहाँ पे सीज फायर करना है और इनको इनकी स्टेट से नहीं निकालना। इट इज सेम लाइक जिस तरह आप उनके झगड़ा हो जाता है तो बड़े बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि हम इसकी गारंटी लेते हैं, हम इसकी गारंटी लेते हैं। ये एक टू स्टेट सोल्यूशन है जो उन्होंने पेश किया, टर्की गारंटरशिप मॉडल, कि मुझे रीजन में एक गारंटर का रोल दे दिया जाए, टर्की ने कहा। रशिया ने भी इस टर्की के मॉडल को सपोर्ट किया है। उसके बाद है चाइनीज 4 पॉइंट्स फार्मूला। चाइनीज 4 पॉइंट्स फार्मूला क्या है कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए, चाइना ने ये एक फार्मूला पेश किया है। उसने कहा कि जब सीज फायर हो जाए, यानी कि अभी फौरन से सीज फायर हो जाए, सीज फायर के बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। अब ऑब्वियसली जितने
पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाला गया उनके घरों से, तो आपने उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, रिहेबिलिटेट उनको करना पड़ेगा। तो उसके बाद यूएन ओरिएंटेड जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो प्रेजेंट किया जाए। आगे जाके हम देखते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है। फिर उसने कहा चाइना ने कि यूएस बेसिकली एक ग्लोबल हेजीमोन है, तो क्यों नहीं यूएस एक मेडिएटर का रोल प्ले करता। यूएस को चाहिए कि वो इंटरवीन करे इस सारे मामले में और एक ग्लोबल मेडिएटर का रोल प्ले करे और सीज फायर करवाए। तो चाइना के चार बेसिकली पॉइंट्स थे चाइनीज 4 पॉइंट फॉर्मूला के। इमीडिएट सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन, उसके बाद जब सीज फायर हो जाएगा तो ऐसे तो नहीं आप छोड़ देंगे ना लोगों को, उनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, फिर टू स्टेट फॉर्मूला प्रेजेंट किया जाए, और यूएसए जो है वो एक ग्लोबल हेजिमोन है चाइना ने कहा, तो क्यों नहीं आप अपना रोल प्ले करते यूएसए को, बेसिकली आप अपना रोल क्यों नहीं प्ले करें ग्लोबल मेडिएटर के तौर पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यूएन कल्चरल पल्सिस एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बेसिकली क्या कह रहा है, ये यूएन ने पेश किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल्चरल पल्सिस मॉडल। इसमें यह है कि एआई जो है बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को एनालिसिस करके देगी कि आप इस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं, किस तरह से इस रीजन में पीस आ सकता है, हमास किस तरह से बेसिकली गाजा स्ट्रिप में जो अपनी अटैक्स कर रहा है इसराइल पे, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान जो पीस टॉक्स हैं उसमें पॉलिसी मेकिंग में जस्ट जो है वो एआई आपको हेल्प करेगा, ना कि वो उनका कोई सीज फायर करवाएगा। सिंपल सा मॉडल है, जो मॉडल पॉलिसी मेकिंग में टेक्नोक्रेट्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगा कि आप पीस किस तरह से यहाँ पे ला सकते हैं। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद वन स्टेट सोल्यूशन जो है, जो कि आपको हर किताब में नजर आएगा बाय द वे, वन स्टेट सोल्यूशन भी है एक। और वन स्टेट सोल्यूशन है क्या, बेसिकली जो हमने देखा कि स्टार्ट में मुझे आपको मैप वापस दिखाना पड़ेगा। जी, हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ से अटैक हो रहे हैं, और उनका जो हमास है उनकी डिमांड क्या है कि जो ईस्ट जेरूसलम है यहाँ से आप अपनी जो ज्यूज हैं, ज्यूज को अपनी यहाँ से इंकर्जन्स को टोटली क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, ईस्ट वाली साइड से, और ईस्ट जेरूसलम को हम अपना क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। राइट, दिस इज व्हाट दे सेड, दिस इज व्हाट देयर डिमांड इज, राइट। सो वन स्टेट सोल्यूशन जो है वो आपका क्या कहता है जी, इसको देखते हैं हम। वन स्टेट सोल्यूशन बेसिकली ये कह रहा है कि इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा ये सारे रहेंगे किसके पास, पैलेस्टीनियंस के पास। ठीक है, स्पेसिफिकली ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनका वो क्या होगा, कैपिटल होगा। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली इजराइलीज को वेस्ट बैंक और गाजा से अपनी इंकर्जन्स को क्लियर करना होगा। दूसरी बात, इसी का कुछ कुछ लोगों ने वन स्टेट सोल्यूशन को इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि बेसिकली जो इजरायलीज हैं वो वहां पे ही रहेंगे और वेस्ट बैंक में वो अनेक्सेशन अपनी करते रहें। ठीक है, यहां से भी आप लोगों को मैप क्लियर नजर आ रहा होगा। वन स्टेट सोल्यूशन बेसिकली ये कह रहा था कि वेस्ट बैंक और आपका जो ईस्ट जेरूसलम है और गाजा, ये बेसिकली किसके पास आएगा, पैलेस्टीनियंस के पास। जो बाकी टेरिटरी है वो किसके पास रहेगी जी, आपके ज्यूज के पास। और दोनों जो है वो पीसफुली रहें और एक दूसरे के जो जो भी इनके इश्यूज हैं वहां पे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स ना करें, और जो इसराइल है वो आगे जाके सेटलमेंट्स ना करे। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखें जी, सेकेंड स्टेट सोल्यूशन। सेकेंड स्टेट सोल्यूशन आपके पास क्या है, सेकेंड स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है और ये ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन कंसीडर किया जाता है। सेकेंड स्टेट सोल्यूशन को ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस, अरब लीग, आप अरब लीग जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अरब लीग क्या है, आई सजेस्ट कि वो जाके एक दफा रीड कर ले अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन को, ओआईसी को। ठीक। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूके, ये तमाम, और थोरेटिकली अगर हम कहें तो यूएस भी एक्सेप्ट करता है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन ये है बेसिकली कि जो आपकी 67 की वॉर है इससे पहले की जो टेरिटरीज है ना,
इससे पहले की जो मैप है, इससे पहले के जो बॉर्डर्स हैं, वो तमाम दे दिए जाएं किसको? पैलेस्टीन को। और जो बाकी की टेरिटरी है वो किसके पास रहे, यानी कि जो उस टाइम पे 67 के बॉर्डर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिवीजन करते हैं 67 के बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग। ठीक। और 67 के बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास जो बॉर्डर्स थे, उसमें जो टेरिटरी आएगी इसराइल के पास, वो इसराइल की होगी। और जो बाकी टेरिटरी है वो किसके पास होगी जी? पैलेस्टीनियंस के पास। लेकिन जो इसराइल है उसको कभी भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 67 के बॉर्डर्स के टाइम पे तो इतनी ऑब्वियसली एनेक्सेशन नहीं की थी, इतनी सेटलमेंट्स नहीं की थी इसराइल ने। आई होप दिस इज क्लियर। ओके परफेक्ट। अच्छा, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, बहुत सिंपल है। टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन ये है कि, और मोस्ट वायबल सोल्यूशन भी ये है, ना सिर्फ इसको पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यूएसए, पैलेस्टीन जो है ये इस सोल्यूशन की फेवर में है, बल्कि पैलेस्टीन खुद भी इस सोल्यूशन की फेवर में है। लेकिन इसराइल इसको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन में जो 1967 की वॉर से पहले के जितने भी बॉर्डर, जितना भी मैप था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवीजन होगी दो स्टेट्स में। लेकिन इसराइल नहीं मानता। इसराइल कहता है कि हमने तो अब तक इतनी एनेक्सेशन कर ली, इतनी सेटलमेंट्स कर ली हैं, तो वो 67 के बॉर्डर वाली बात की तरफ नहीं आता। यहाँ से आप जो है वो एक दो कोटेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी मेंशन हुई हैं। ठीक। नेक्स्ट सोल्यूशन देखें, इसराइल पैलेस्टीन हॉली लैंड यूनियन मॉडल। अब ये मॉडल क्या है? गौर से बात को समझिएगा। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, और बेसिकली जो ज्यूज हैं, ये तीनों ऑटोनोमस, बेसिकली इनको हम डिक्लेयर कर दें। गाजा, वेस्ट बैंक, लेट मी हाईलाइट फ्रॉम हियर, गाजा, वेस्ट बैंक और जो ग्रेटर इजराइल बेसिकली जो है टेरिटरी, इन तीनों को हम ऑटोनोमस टेरिटरीज डिक्लेयर कर दें और एक जॉइंट काउंसिल बनाई जाए। जॉइंट काउंसिल जो है वो देखिएगी जेरूसलम को। जेरूसलम को क्यों? क्योंकि वहां पे बेसिकली हॉली प्लेसेस हैं, फॉरेन अफेयर्स को और डिफेंस को। ठीक। आई रिपीट, इसराइल पैलेस्टीन हॉली लैंड यूनियन मॉडल ये कहता है कि गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और जो इसराइल की जो टेरिटरी है, इसको ऑटोनोमस रीजन्स डिक्लेयर कर दिया जाए। तीनों जो हैं वो अलग अलग से अपने अपने डोमेस्टिक जो भी इनके इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, उनको देख सकते हैं। इन तीनों के ऊपर एक ज्वाइंट काउंसिल बनाई जाएगी। वो ज्वाइंट काउंसिल कौन कौन से जो है वो इश्यूज को देखेगी? फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस को और जेरूसलम को। हर जो रीजन है, जो तीन ऑटोनोमस रीजन है, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और जो बेसिकली ग्रेटर इसराइल है, ये जो तीनों ऑटोनोमस रीजन्स हैं, वो अपनी अपनी गवर्नमेंट, अपने अपने इनके लॉज होंगे। ठीक। आई होप इसमें भी कोई इशू नहीं है आप लोगों को। आगे देखें जी, थ्री स्टेट सोल्यूशन। थ्री स्टेट सोल्यूशन क्या है? इट्स सिंपल कि इसराइल, गाजा और जो वेस्ट बैंक है, ये तीनों जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक। अच्छा, आगे देखें, कोरियन मॉडल डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन इसराइल एंड हमास ट्रूप्स। ये एक मॉडल जो है अभी रिसेंटली इसको भी प्रेजेंट किया गया। ये मॉडल क्या कह रहा है? ये मॉडल कहता है कि बेसिकली आप डीमिलिटराइज कर दें। हमास जहां से अटैक कर रहा है, हमास यहाँ पे इतना क्लियर नहीं, ऊपर वाले मैप में ज्यादा क्लियर है। बेसिकली ये वाला जो रीजन है, यहाँ से हमास अटैक कर रहा है, ठीक है, और इसराइल पे। सो इस वाले रीजन को आप क्या कर दें जी? इन दोनों रीजन्स को डीमिलिटराइज कर दें। इन दोनों रीजन्स को क्या कर दें? डीमिलिटराइज कर दें। इसराइल और हमास दोनों को बिठाएं, इनकी फोर्सेस को आपस में बिठाएं और इनके साथ पीस टॉक्स करें। यही मॉडल जो है वो डीमिलिटराइज्ड वाला मॉडल जो है वो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की भी बेसिकली जब पीस टॉक्स हुई थी, और नॉर्थ और साउथ कोरिया को 1950 में बेसिकली जब उनकी डिवीजन हुई थी, ठीक है, तब भी ये मॉडल पेश किया गया था। तो ये मॉडल आज भी प्रेजेंट किया जा रहा है कि डीमिलिटराइज जोन मॉडल जो है उसके थ्रू इसराइल और पैलेस्टीन का इशू का कोई सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक। सो दिस इज ऑल। आप ये वाले सारे सोल्यूशन जो है वो एग्जाम में बताएंगे, और साथ में बेसिकली मैंने आपको हर चीज जो है बता दी है कि आपने किस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन हमारे पास दो ही तरह से आ सकता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, दूसरा आपके पास आ सकता है कि सोल्यूशंस क्या है। स्पेसिफिकली सोल्यूशंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ ले सोल्यूशन। इन बोथ केसेस आपने मैप बनाना है। इन बोथ केसेस आप जो है वो ऑब्वियसली सोल्यूशंस पे अपने ज्यादा फोकस रखेंगे, मैप पे फोकस रखेंगे, कुछ कोटेशंस डाल देंगे, और आपका क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज
हम क्लास को एंड करते हैं। और इट्स ऑलरेडी 2 आवर्स की एक जो है वो ऑलमोस्ट क्लास होगी, 11 बज रहे हैं। सो आप लोग भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ सकता कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे, इसका पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की नंबर एक कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, स्पेसिफिकली ट्रेड नहीं है, ना तो इसराइल के साथ ना पैलेस्टीन के साथ। रशिया यूक्रेन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि रशिया यूक्रेन वॉर का ऑयल रिसेशन से क्या ताल्लुक है, रशिया यूक्रेन वॉर का पाकिस्तान में जो ग्रेन रिसेशन आई और पूरी दुनिया में आई, स्पेसिफिकली नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ही आई थी, उसका उससे क्या ताल्लुक है। और इसी तरह से जब हम देखेंगे चाइना यूएस, बेसिकली साइनो यूएस टेक वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर इन द बाइडन एरा और ट्रेड वॉर इन द ट्रम्प एरा, उसके इम्पैक्ट हम जरूर देखेंगे, नॉट ओनली इन द रीजन बट ऑल्सो ऑब्वियसली इन पाकिस्तान में उसके क्या इम्पैक्ट। इसी तरह जब हम देखेंगे यूएस इंडिया अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक पर्टिकुलरली अलायंसेस, उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान पे, वो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बनते। हाँ, एक तरह से मैं जस्ट आप लोगों को कहूंगी, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें, क्योंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन किया हुआ, इफ यू वांट, इफ यू फील लाइक कि हाँ हमें नोट डाउन करने की जरूरत है, तो यू कैन। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करता है पैलेस्टीनियन कॉज को? वाई? क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक खुद इरादियत बेसिकली इसको बोलते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को जब उनकी सपोर्ट करता है, तो बेसिकली पाकिस्तान जब वो पैलेस्टीनियन के भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की, बेसिकली टेरिटरी किसकी थी वो? स्टार्ट में टेरिटरी तो पैलेस्टीनियन की थी 94%, राइट? और उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि आप उनको उनकी टेरिटरी से ही निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे ये कॉज जो कि वो कश्मीर को सपोर्ट करता है, वो इनको भी इस तरह सपोर्ट करता है। सेकंड ये कि पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान चूंकि एक वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, सो पाकिस्तान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड द मुस्लिम स्टेट की वो उसको सपोर्ट करे, राइट? सो लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। रिलीजन डज नॉट मैटर, ठीक है, बल्कि आपके इंटरेस्ट्स मैटर कर रहे होते हैं। सो हमारी चूंकि कोई वॉर की सेंस इस वजह से नहीं बनती, हमारे चूंकि कोई रिलेशन, ट्रेड रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली नहीं है इसराइल और पैलेस्टीन के साथ। सो दैट इज वाई हम जस्ट उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि हम एक ऑब्वियसली एक वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो हम इस वजह से भी पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं। ओके गाइस, आपने कहा लिंक इन पाकिस्तान का रोल आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता, पाकिस्तान का रोल इस क्वेश्चन में नहीं आ सकता। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा, उनको ये रिकॉर्डिंग्स अपलोड होके कुछ ही देर में मिल जाएगी। एंड आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हमारा सेशन इसी तरह से जाएगा, आपको हर टॉपिक के साथ उसके हैंडआउट्स मिलेंगे। उसमें ना सिर्फ हैंडआउट्स में एनालिसिस, चूंकि इस टॉपिक में एनालिसिस इतना ज़्यादा था नहीं, इस वजह से इसमें एनालिसिस कम है, लेकिन मैंने सोल्यूशंस पे काफ़ी अपना फोकस रखा है। बाकी टॉपिक्स में आपको एनालिसिस जरूर मिलेगा, वो एनालिसिस जो कि आपको ऑब्वियसली इज गोइंग टू हेल्प इन मेकिंग अ डिफरेंस फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, राइट? सो वो आपको जरूर मिल जाएगा, आपको हर टॉपिक की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाय एनी मीन्स, अगर आप जो है वो लेक्चर को रिवाइज करना चाहते हैं। So I wish you very best of luck and I am signing off for today. Allah Hafiz.